नमस्कार दोस्तों। रिसेंटली पब्लिक सेक्टर बैंक्स का परफॉर्मेंस रिलीज किया गया है रिगार्डिंग देयर नेट प्रॉफिट और बताया जा रहा है कि रिकॉर्ड नेट प्रॉफिट हुआ है सभी पब्लिक सेक्टर बैंकों का। आपको पता होगा इस समय टोटल 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं और सभी का प्रॉफिट हुआ है और पिछले साल के मुकाबले ये डबल हो गया। ये आप देख पाओगे पीएसयू बैंक्स डबल नेट प्रॉफिट टू रिकॉर्ड ₹66,500 करोड़ इन FY22। तो इसका रीजन जानेंगे, प्राइवेट के कंपैरिजन में ये कहां पर स्टैंड करते हैं, काफी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट होने वाला है स्टडी IQ पर, जरूर देखिएगा। इसके अलावा जो भी कोर्स अगर आप परचेस करना चाहते हो स्टडी IQ पे तो यूज दिस कोड अंकित 40 से आपको डायरेक्टली डिस्काउंट मिलेगा 40% का हमारे ऐप और वेबसाइट पे। वहां पर जाकर आप जितने भी सैंपल्स हैं वीडियोस के फीचर्स सभी कुछ आप देख सकते हो। इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या है। जैसा मैं आपको बता रहा था कि जो अभी लास्ट फाइनेंशियल ईयर है 2021-22 में, तो इसमें जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, और आपको पता ही है कि टोटल 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स हो गए हैं आज के डेट में, जो भी एमलगमेशन वगैरह हुआ है सबको मिलाकर, और SBI, PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा, तो ये सभी जो 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स है उनका टोटल जो नेट प्रॉफिट है वो डबल हुआ है। डबल कहने का मतलब है कि अगर आप 2020-21 में देखेंगे तो नेट प्रॉफिट था सभी 12 पब्लिक सेक्टर बैंकों का करीब 31,000 करोड़ और ये इस साल 66,000 करोड़ हो गया है। मतलब कि 110% का जंप देखने को मिला है। अब आप में से एक और सवाल पूछ सकते हैं कुछ लोग कि नेट प्रॉफिट का मतलब क्या है। एक तो होता है प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट आप कह लीजिए। देखो प्रॉफिट का सिंपल जो ग्रॉस प्रॉफिट होता है उसका सिंपल अर्थ ये हुआ कि जो भी यहां पर जो बैंकों के पास रेवेन्यू आया उसमें से अगर टोटल एक्सपेंसेस को माइनस कर देते हैं तो यहां पर नेट प्रॉफिट बन जाता है। फॉर मान के चलो कि अगर टोटल रेवेन्यू आया 100 रुपीज और यहां पर टोटल एक्सपेंस वगैरह जितना भी सब कुछ 80 हो गया तो ग्रॉस प्रॉफिट हो गया 20 रुपीज। तो ये तो ग्रॉस प्रॉफिट है, लेकिन 20 में भी क्या होता है कि फर्दर कुछ रुपए देने होते हैं। हो सकता है सरकार को कुछ टैक्स देना होगा या फिर कुछ पैसा होगा जो बैड लोन में चला गया होगा, तो सब कुछ मिला के मान लो -10 और कर दो इसमें, तो जो बाकी का 10 बचा ये आपका नेट प्रॉफिट हो गया। आई होप कि दिस थिंग इज वेरी वेरी क्लियर। लेकिन यहां पर मैं फर्दर पब्लिक सेक्टर बैंकों के परफॉर्मेंस के बारे में बात करना चाहूंगा। तो एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना है कि बहुत वर्षों के बाद ऐसा देखने को मिला है कि सभी का एक साथ यहां पर प्रॉफिट देखने को मिला, मतलब किसी भी पब्लिक सेक्टर बैंक का लॉस नहीं हुआ है। और स्पेशली अगर आप इसको कंपेयर करो 2017-18 में, 2017-18 में अगर आपको याद हो तो सिर्फ 2 ऐसे बैंक थे जिनका प्रॉफिट हुआ था। यहां पर बाकी जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स थे उनका लॉस देखने को मिला था। मतलब उस समय तो क्या था 21 पब्लिक सेक्टर बैंक्स थे, आगे चलकर मर्जर वगैरह आपको देखने को मिला। अगर मैं पिछले साल भी कंपेयर करूं 2020-21 में, उस समय भी 2 ऐसे पब्लिक सेक्टर बैंक्स थे जिनका लॉस हुआ था, दैट इज सेंट्रल बैंक एंड पंजाब सिंध बैंक। और उसकी वजह से पिछले साल भी आप देखोगे तो जो टोटल नेट प्रॉफिट था वो डाउन हो गया था। लेकिन क्योंकि इस बार सभी पब्लिक सेक्टर बैंक का यहां पर प्रॉफिट हुआ है इसलिए आपको काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। क्वेश्चन यह है कि कौन से पब्लिक सेक्टर बैंक का सबसे ज्यादा ग्रोथ हुआ है, वो है SBI का नेट प्रॉफिट अगर आप देखोगे तो इट इज 31,000 करोड़। सोच के देखिए 66,000 टोटल जो पब्लिक सेक्टर बैंकों का प्रॉफिट है उसमें से अकेले 31,000 करोड़ नेट प्रॉफिट SBI का है। मतलब कि 47% प्रॉफिट यहां पर SBI का ही कंट्रीब्यूट किया गया है। और SBI का अगर हम प्रॉफिट देखें तो पिछले साल के मुकाबले 55% इंक्रीज हुआ है। सेकंड नंबर पर आता है बैंक ऑफ बड़ौदा। अगेन यहां पर काफी अच्छे से आप देख सकते हो SBI का सबसे ज्यादा प्रॉफिट हुआ। फिर सेकंड नंबर पर बैंक ऑफ बड़ौदा 7,272 करोड़, फिर कैनरा बैंक है, फिर यूनियन बैंक और इंडियन बैंक देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर मैं ग्रोथ के टर्म्स में बात करूं कि किसका सबसे ज्यादा ग्रोथ हुआ है, क्योंकि SBI का ग्रोथ कितना है 55% है, क्योंकि बेस इसका ऑलरेडी काफी ज्यादा मजबूत था। लेकिन जो सबसे ज्यादा ग्रोथ आपको बैंक ऑफ बड़ौदा में देखने को मिलेगा, 777% का जंप आया है। तो ये भी चीज आपको ध्यान रखना है। फिर सेकंड नंबर पर आपका यूको बैंक है, उसका भी काफी अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है। लेकिन देखो पब्लिक सेक्टर बैंक का प्रॉफिट होना इसका मतलब क्या कि ये जो बैंक है वो डिविडेंड ज्यादा पे करेंगे। अब डिविडेंड ज्यादा पे करेंगे तो किसके पास डिविडेंड आएगा, जो इसका शेयर होल्डर होगा। अब पब्लिक सेक्टर बैंक का सबसे बड़ा शेयर होल्डर कौन है, जाहिर सी बात है सरकार है, गवर्नमेंट है। तो गवर्नमेंट के पास काफी अच्छा डिविडेंड आएगा। और यहां पर आप देख सकते हो बताया जा रहा है कि ये पब्लिक सेक्टर बैंक करीब 8,000 करोड़ रुपए डिविडेंड के फॉर्म में यहां पर सरकार को दे रहे हैं, राइट। और इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि
रिसेंटली आरबीआई से जो डिविडेंड मिलता है सरकार को, उसमें काफी बड़ी कमी आई है। पिछले साल यहां पर आरबीआई से जो डिविडेंड मिला था सरकार को वो था 1 लाख करोड़ के आसपास, और ये घटकर अभी करीब 30,000 करोड़ हो गया। मतलब 70% का जो गिरावट आया था उसकी वजह से सरकार काफी चिंतित थी। लेकिन फाइनली आप कह सकते हो कि ये जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उन्होंने कुछ हद तक इसमें जो है कंट्रीब्यूशन दे दिया है। लेकिन अब क्वेश्चन सबसे बड़ा ये आना चाहिए कि आखिरकार कारण क्या है नेट प्रॉफिट इंक्रीज होने का। देखो, इसके लिए फॉर्मूला अगेन जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था वो चीज ध्यान रखना। वो ये था, मैंने आपको बोला था कि 100 रुपीज यहां पर रेवेन्यू है और 80 रुपीज एक्सपेंस है, तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ इनका, वो हुआ 20 रुपीज। अब क्या होता है कि क्योंकि अगर मान लो ग्रॉस प्रॉफिट तो समझ में आ गया 20 रुपए, लेकिन अब मान के चलो कि ये बैंकों ने पहले लोन दिया था, वो लोन वापस नहीं आ रहा है। विजय माल्या जैसे लोगों को लोन दिया था वो अब वापस नहीं आ रहा है, फ्रॉड में हो गया। फिर किसी बिजनेस को लोन दिया था, वो पैसा रिटर्न नहीं हो पाया। इसकी वजह से जब क्या होता है, जब बैड लोन ज्यादा हो जाते हैं तब यहां पर क्या करना होता है, उनको अपने प्रॉफिट में से तो हटाना होगा। कहां से वो बैड लोन का पूरा बकाया चुकाएंगे। तो इसलिए क्या होता था कि पहले इनका जो नेट प्रॉफिट है वो काफी नीचे चला जाता था। मान लो 20 रुपीज में 19 रुपीज आपका बैड लोन में ही पूरा चला गया, तो यहां पर नेट प्रॉफिट करीब आ गया 1 रुपए, तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन अभी क्या हुआ है कि बैड लोन क्लीन अप हो गया है काफी हद तक। पहले के मुकाबले आप देखोगे तो इन्होंने ऑलरेडी पिछले कई वर्षों से, 3-4 वर्षों से एटलीस्ट आप कह सकते हो कि बहुत सारा पैसा बैड लोन को खत्म करने में लगाया है, और ये एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से नेट प्रॉफिट में काफी बड़ी जंप देखने को मिली है। दूसरा मेन कारण है वो है इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल में, इकोनॉमी में हम कहते हैं बेसिकली कि जब यहां पर जितना ज्यादा प्रोडक्शन करते हो, जितने बड़े स्केल पर आपका प्रोडक्शन होता है, उतना टोटल जो ओवरऑल कॉस्ट है वो कम हो जाता है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि 2 साल पहले सरकार ने जो 10 पब्लिक सेक्टर बैंक्स थे उनको मर्ज करके करीब 4 पब्लिक सेक्टर बैंक में कर दिया। मतलब कि पब्लिक सेक्टर बैंकों को और बड़ा बना दिया। इसकी वजह से उनके टोटल कॉस्ट कम होने लगे। जाहिर सी बात है, कॉस्ट कम होगा तो उनका नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा। इसके अलावा रिसेंट टाइम्स में आपने देखा होगा आरबीआई के द्वारा बहुत सारी लिक्विडिटी प्रोवाइड की गई, बहुत सारा पैसा दिया गया ताकि वो लोन ज्यादा हो। जितना लोन देंगे और ज्यादा उनको मुनाफा होगा, ये कारण है। प्लस रिटेल लोन्स में काफी अच्छी ग्रोथ हुई है, यह भी कारण बताया जा रहा है। तो ये कुछ रीजन से आपको समझ में आया होगा। लेकिन यहां पर कौन सा पब्लिक सेक्टर बैंक है जिसका लोएस्ट एनपीए है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट? तो उस केस में यहां पर बताया जा रहा है कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने काफी अच्छा इंप्रूवमेंट दिखाया, और बैंक ऑफ महाराष्ट्र ही इकलौता ऐसा पब्लिक सेक्टर बैंक है जिसका एनपीए आपको 1% से भी कम देखने को मिलेगा। मतलब कि इनका बैड लोन काफी कम है, ये आप कह सकते हो। और इसके अलावा इनका एडवांस, मतलब जो लोन देते हैं, उसमें भी बहुत अच्छी वृद्धि आई है 25% के आसपास। लेकिन अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि ये पब्लिक सेक्टर बैंक का ग्रोथ तो हमने देख लिया, लेकिन अगर हम इनको प्राइवेट से कंपेयर करें, प्राइवेट बैंकों से, तो वो कहां पर खड़े होते हैं? तो देखिए, भले ही पब्लिक सेक्टर बैंक का इस साल काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा था, लेकिन अगर आप प्राइवेट बैंकों के साथ कंपेयर करोगे तो अभी भी ये काफी पीछे हैं। प्राइवेट बैंक का अगर आप नेट प्रॉफिट देखिए तो ये करीब 91,000 करोड़ है, 29% हायर है एज अगर हम प्रीवियस ईयर से कंपेयर करें। 2020-21 में प्राइवेट बैंकों का मुनाफा 70,000 करोड़ था, इस साल बढ़कर 91,000 करोड़ हो गया है, जिसमें एचडीएफसी ने सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है, 37,000 करोड़। आईसीआईसीआई बैंक सेकंड नंबर पर है, फिर एक्सिस बैंक, फिर कोटक महिंद्रा बैंक। और अगेन इस चार्ट में आपको बहुत अच्छे से देखने को मिलेगा कि हमेशा से जो प्राइवेट बैंक्स हैं उनका मुनाफा पॉजिटिव में रहा है। अगर आप 2000 पिछले 5 साल का रिकॉर्ड देखिए तो प्राइवेट बैंक का ये जो ऑरेंज लाइन आप देख रहे हो, ये हमेशा से मुनाफा में रहा है। लेकिन वहीं पब्लिक सेक्टर बैंक्स आप देखिए तो काफी लंबे समय से ये लॉस में चल रहे थे, नेगेटिव में चल रहे थे। फाइनली जाकर 2 साल पहले ये ब्रेक इवन पर आए और फिर अब इनका प्रॉफिट देखने को मिलेगा। तो अब कहीं ना कहीं गैप काफी क्लोज हो रहा है। पहले गैप देखिए यहां पर कितना ज्यादा हुआ करता था, लेकिन अब गैप क्लोज हो रहा है, लेकिन अभी भी प्राइवेट से ये पीछे ही है। फाइनली कंक्लूजन में हम क्या कह सकते हैं? देखिए, यहां पर अगर पब्लिक सेक्टर बैंकों का नेट प्रॉफिट अच्छा हो रहा है, इंप्रूव हो रहा है, तो डेफिनेटली इनका जो रिस्क एपेटाइट है वो बेटर होगा। अब बैंकों का रिस्क एपेटाइट बेटर होने का मतलब ये हुआ कि वो फास्टर पेस पर और लोन दे सकेंगे इंडस्ट्रीज को, ताकि हमारी इकोनॉमिक रिकवरी ज्यादा हो। पैंडेमिक स्लोडाउन जो हुआ था, इसके अलावा जो जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रहा है, रशिया यूक्रेन वॉर, तो ये सबको हटाते हुए यहां पर ये ज्यादा लेंड कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारी जीडीपी ग्रोथ और बेटर हो सकती है। फर्दर बताया गया है कि क्योंकि मर्जर्स वगैरह हुए हैं, जिसकी वजह से जो ब्रांचेस नेटवर्क हैं उसमें यहां पर रैशनलाइजेशन आएगा, जिसकी वजह से इनके कॉस्ट कटिंग होगी, प्लस यहां पर जो डिजिटल बैंकिंग है उसकी सुविधाएं बढ़ेंगी। तो ये सारी चीजें आगे आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। और साथ ही साथ ये साफ तौर पर एविडेंट है कि ये प्राइवेट के साथ तो कम्पीट करेंगे ही करेंगे, लेकिन इन्होंने जो मार्केट शेयर लूज किया था अब वापस से इसको रीगेन करने की कोशिश करेंगे आगे आने वाले वर्षों में। तो देखते हैं आगे क्या होता है। बट आई होप कि ये जो पूरा वीडियो था रिगार्डिंग पब्लिक सेक्टर बैंकों के बारे में बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो
कि इन 3 स्टेटमेंट में से कौन सा करेक्ट है रिगार्डिंग कमर्शियल पेपर। इस तरह के काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं यूपीएससी में। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से आप ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, यूज दिस कोड अंकित 40 से आपको डायरेक्टली डिस्काउंट मिलेगा। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।